Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm your UGC NET Paper 1 faculty और ये है मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे होती है। लर्नर्स इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम की। सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का। सो रिसर्च, एज यू ऑल नो, रिसर्च एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके यूजीसी नेट पेपर 1 का। तो आज हम तैयारी करेंगे शुरुआत से, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी खोजते हैं और आप जब उन्हें सॉल्व करेंगे या उस कंसेप्ट को जब समझेंगे तो यू विल डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चाहे आप नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं बाय एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, even if you are preparing for your research program, the entrance program, that is PhD entrance program, ये यूनिट के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। So everyone, please do watch the session and solve all the questions. So before we start, a small dose of motivation. A winner is just a loser who tried one more time. So everyone जिनको लगता है कि भाई हमसे इस बार नहीं हो सका, results were not very satisfying, at least try one more time and you can see the difference. Right? With that positive attitude, we will start the session for the day. So पहला question है assertion based question, research aptitude का. Generalization of a finding is possible only in quantitative studies. Quantitative studies make use of deductive reasoning. So ये दो statements हैं जिसमें ये बात कही गई है कि किसी निष्कर्ष का सामान्यकरण केवल मात्रात्मक अध्ययन में ही संभव है। मात्रात्मक अध्ययन निगमनात्मक तर्क का उपयोग करता है। So deductive reasoning की बात हो रही है और generalization की बात हो रही है। ठीक है, सो दोनों को हम कह सकते हैं यस। अगर आप सही मायने में जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स की बात करें, जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स, जब आप फाइंडिंग्स को जनरलाइज करते हैं वो क्वांटिटेटिव में ही संभव है, क्योंकि जो भी आपका आउटकम निकल के आया है इन केस ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च, वो आपका जनरलाइजेशन बहुत कंटेक्चुअल जनरलाइजेशन के केस में जाएगा। राइट? तो अगर आप किसी भी फाइंडिंग को जनरलाइज करना चाहते हैं, नॉट द रिसर्च बट द फाइंडिंग, वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव में। और ये बात सही है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज जो है वो डिडक्टिव का उपयोग करती हैं, मगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है। सो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। यस, वी मेक यूज ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, बट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। राइट? तो इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो क्वांटिटेटिव स्टडीज मेक यूज ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, अगर हम ये बात कहें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम कलेक्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को। इसमें हम कई बार पैटर्न्स देखते हैं और उसके बेसिस पर प्रेडिक्शंस भी निकालते हैं, अपने रिजल्ट्स को लार्जर ग्रुप पे जनरलाइज करते हैं। राइट? सो क्वांटिटेटिव स्टडीज जो है वो डिडक्टिव अप्रोच के लिए भी है और हमारे जनरलाइजेशन के एस्पेक्ट के लिए भी है। तो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, मगर ये कहना कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following belong to the category of true experiment design? So true experiment design क्या है? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें उसका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी फॉलो करना होता है, और इसमें से कुछ ट्रू एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ क्वासी होते हैं, कोई नॉन एक्सपेरिमेंट होते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ डिजाइन हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से डिजाइन को हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, एक ही ग्रुप में हमने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट को डिजाइन कर लिया है। टू ग्रुप रैंडमाइज सब्जेक्ट्स पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, दो ग्रुप्स आपने बनाए बिल्कुल रैंडम सब्जेक्ट्स के आधार पर, और इसको आप सिर्फ पोस्ट टेस्ट के लेवल्स पे चेक कर रहे हैं। टू ग्रुप स्टैटिक डिजाइन, दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका बिल्कुल स्टैटिक डिजाइन है। फोर्थ इज रैंडमाइज ग्रुप्स, जो है दो अलग अलग रैंडमाइज ग्रुप है जिसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिजाइन यूज किए गए हैं। एंड वन ग्रुप टाइम सीरीज डिजाइन, एक ही ग्रुप में टाइम सीरीज डिजाइन है। तो कौन से होंगे कैटेगरी ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल?
तो एक चीज तो आप समझ लीजिए, ट्रू एक्सपेरिमेंट तब होता है जब हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। और इसमें हम अगर 2 ग्रुप को अगर हमने क्या किया, कंपेयर किया, ठीक है, 2 ग्रुप्स को हमने रैंडमाइज सब्जेक्ट्स पे लिया तब, एंड पोस्ट टेस्ट ओनली अगर डिजाइन भी किया, मतलब हमने प्री टेस्ट नहीं किया, सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया, यानी कि किसी एक ट्रीटमेंट के बाद किसी एक को ट्रीटमेंट दिया और एक कंट्रोल ग्रुप है, और हमने ट्रीटमेंट से पहले रिकॉर्ड नहीं किया, ट्रीटमेंट के बाद में किया, तो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं, तो ये आपका ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा, हमने रैंडमाइज ग्रुप्स ले लिए और इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों कर लिए, ठीक है, दोनों को पहले भी चेक कर लिया, बाद में भी चेक कर लिया, तो दोनों ही केसेस हमारे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कैलकुलेट होंगे। एक ग्रुप को हम अगर प्री और पोस्ट टेस्ट में करते हैं तो वो ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन नहीं है, स्टैटिक डिजाइन है तो एज इट इज ही नहीं है, और वन ग्रुप टाइम सीरीज डिजाइन भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जनरली हम 2 ग्रुप्स लेते हैं, उनको पोस्टर्स के लिए ले सकते हैं, 2 ग्रुप्स रैंडमाइज फॉर्म सबसे बेस्ट रहता है जब हम रैंडमाइज हिसाब से काम कर रहे हैं, और दैट इज हाउ वी कैलकुलेट आवर ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन। Next question, we have different types of variables, independent, dependent, control and discrete. तो इनमें से कौन can be used to divide subjects into specific categories, cannot be divided into subparts, represents the cause, the variable that gets affected. तो स्वतंत्र, आश्रित, नियंत्रण और असतंत्र, कौन से चर किस कैटेगरी में आएंगे, किसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर इज 3। इंडिपेंडेंट हमेशा आपका कॉज को रिप्रेजेंट करता है, वही डिपेंडेंट आपका अफेक्ट, जो वेरिएबल अफेक्टेड होता है जिसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कंट्रोल ऐसा होता है जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, आपके हाथ में कंट्रोल रहता है। सो आप मान लीजिए आपने बच्चों को उनकी एबिलिटीज के हिसाब से करना है, तो जिनको आप फर्स्ट डिवीजन देना चाहते हैं, सेकंड डिवीजन या कैटेगरी में रखना चाहते हैं, थर्ड कैटेगरी में आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपने फर्स्ट कैटेगरी में रखा वैसे बच्चों को जिनका 75 से लेकर 90 के बीच में परसेंटेज, सेकंड में रखा 60 से लेकर 75 और 50 से लेकर 60, ये आपके ऊपर है, आप इसका कोई भी अंतराल रख सकते हैं, ये आपने क्या किया हुआ है, कंट्रोल है। आप इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज, आप ऐसे ही सब्जेक्ट्स को आप ले सकते हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में। और डिस्क्रीट जो होता है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं सब पार्ट्स, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक। दैट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन की, बच्चों की, तो या तो 2 बच्चा है या 3 बच्चा है, हम 2.5 बच्चा नहीं कह सकते, उसको फर्दर डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स इट कैन जस्ट स्टॉप्स देयर, कंटिन्यूअस में वो नहीं आता, ठीक है। सो वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, इसको फर्दर हम सब पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, फॉर ऑल इम्पोर्टेंट अपडेट्स डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और हमारे बूस्टर कोर्सेज जा रहे हैं लाइव विद फुली सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट में आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। In booster course you also get free access of full foundation course, and we are also launching our foundation course for June 2025 batch for paper 1 and paper 2. Next question, a disappropriate the disproportionate stratified sample is used with, तो कई जगह ऐसा होता है कि हम बहुत प्रोपोर्शनेट सैंपल नहीं यूज कर पाते, तो हम थोड़ा डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपल का इस्तेमाल करते हैं, कब, किस सिचुएशन में किया जाता है, when you want every element in the population to have the same chance, you want to make comparison among some group, it is not possible to use a probability sampling or the sampling error is likely to be low, किस केस में हम डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपल का उपयोग करें। सो क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको कुछ सब ग्रुप्स का, जो पॉपुलेशन में सब ग्रुप्स है उनका कंपैरिजन करना है, और कुछ ऐसे सब ग्रुप्स हैं जो बहुत अनकॉमन है, तो से फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं यूजीसी नेट के पेपर 2 का, ठीक है, सो पेपर 2 अगर हम कंपेयर करते हैं सब्जेक्ट्स वाइज, सब्जेक्ट पेपर 2 जो है, तो आप देखते हैं ज्यादातर बच्चे हमारे पॉल साइंस के होते हैं, सोशियोलॉजी के होते हैं, देन हिस्ट्री के होते हैं, ये मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स भर भर के स्टूडेंट्स रहते हैं। अब इसमें अगर हम गांधीयन स्टडी की बात करें, ठीक है, गांधीयन स्टडीज की,
या किसी तरह का रूरल डेवलपमेंट की बात कर लें, जो बहुत रेयर सब्जेक्ट्स होते हैं, कम लिए जाते हैं, बट मुझे एक ऐसा स्ट्रेटिफाइड सैंपल लेना है कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। मेरे पास जो सैंपल इकट्ठा होगा उसमें पॉल साइंस के भी बच्चे होने चाहिए, हिस्ट्री के भी होने चाहिए, गांधीयन स्टडीज के भी होने। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एकदम प्रोपोर्शनेट सैंपल में काम करेंगे। यहाँ हमें डिसअप्रोप्रिएट सैंपल लेना पड़ता है, क्योंकि हमें कंपैरिजन तो करना है इन सभी सब ग्रुप्स का अपने पॉपुलेशन में। इनमें से कुछ सब ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े अनकॉमन हो, ठीक है, जो रिलेटिवली कम होंगे, तो उस केस में हम डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम अपने सबसेट्स को डिफाइन कर लेते हैं, एंड ये भी एक उसका एग्जाम्पल है जिस तरह से हम जो हमें इंटरेस्ट के लिए हमारा पॉपुलेशन में से जो सैंपल है उसको हम उस हिसाब से डिवाइड करके यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो आप लोगों ने पढ़ रखा है स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप है। इसका एक ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमी क्या है? क्या ये बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म है सैम्पलिंग का? क्या सैम्पलिंग एरर इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है? इफ वी मिस पीपल, इट माइट मिस पीपल हु आर आइसोलेटेड फ्रॉम सोशल नेटवर्क। सो जनरली आप जानते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग रेफरेंस पे काम करता है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पे काम करता है। तो हो सकता है जो लोग बहुत हाईलाइटेड नहीं हो, सोशल नेटवर्क में नहीं हो, उन्हें हमारे सब्जेक्ट में वो नहीं आ पाएंगे, सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इट लीड्स टू बायसनेस इफ द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द सैम्पलिंग फ्रेम इन अ साइक्लिकल फैशन। तो इनमें से कौन सा है एक्चुअल ड्रॉबैक ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग? सो द करेक्ट आंसर इज 3। बहुत चूंकि ऐसा होता है कि ये रेफरेंस पे काम करता है, तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, तो अगर आप सोशली वेल कनेक्टेड हैं तब तो चांस है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग में सैंपल बनने का। बट ऐसा बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि बाकी लोग, जो लोग बहुत वेल कनेक्टेड नहीं है, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम सोशल नेटवर्क एंड वी कैन मिस आउट ऑन देम। जो लोग यहाँ एक्टिव नहीं रहते, लोगों से कनेक्टेड नहीं रहते, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है स्नोबॉल सैम्पलिंग। The more homogeneous a population is on the variables being studied, क्या कहा जाएगा, जितना अगर आप एक पॉपुलेशन जिसको स्टडी कर रहे हैं उसमें एक वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, जितना ज्यादा होमोजेनाइटी आपको दिखेगी उतना ज्यादा क्या है, लार्जर द सैंपल साइज, द मोर वन शुड यूज क्लस्टर सैम्पलिंग, the smaller the sampler size should be the representative, या less necessary it is to use probability samples. So homogeneous का मतलब होता है similarity। अगर हम एक अपने पॉपुलेशन पे स्टडी करना चाह रहे हैं, उस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया है और उस सैंपल का हम एक ऐसा वेरिएबल स्टडी करना चाह रहे हैं जो कि काफी मिलता जुलता है। मान लीजिए हमने सारे टॉपर्स को अपना सैंपल लिया है और उनकी स्टडी रूटीन, उनके परसेंटेज की बात करें तो सबके 98 से 99% के रेंज में, यानी दे आर शोइंग, दे आर एग्जिबिटिंग होमोजेनाइटी। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, उनके स्टडी के वेरिएशंस को स्टडी करना है, तो हम जितना छोटा सैंपल लेंगे वही रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज उनमें काफी सिमिलैरिटी है। जितनी ज्यादा हेट्रोजेनस पॉपुलेशन होती है उतना ज्यादा हमें बड़ा सैंपल लेना पड़ता है, सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन एनी एट्रीब्यूट। जितना होमोजेनाइटी रहेगी उतना स्मॉलर सैंपल से हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट इज concepts for which it is easiest to develop the operational definition. So जब भी हम रिसर्च करते हैं हम ओडी को डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो इनमें से कौन सा सही है अगर हम ओडी को डेवलप करने जा रहे हैं? दैट आर रियडली आइडेंटिफाइबल एम्पेरिकल रेफरेंस, यानी जिनमें आसानी से पहचान योग आप अनुभव कर सकते हैं और संदर्भ होते हैं, तो आपने डिफाइन करके बता दिया कि भाई ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है। दैट आर वेरी जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट, जो थोड़े जनरल है और एब्स्ट्रैक्ट है, जिनमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है और जो कि हमारे हाइपोथेसिस का पार्ट है। तो हम जब भी ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाते हैं अपने रिसर्च के लिए, सो बहुत जरूरी है कि हम ऐसी चीजों की बात करें जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें, जो एम्पेरिसिज्म यानी कि ऑब्जर्वेशन से आप उसका रेफर कर सकें। बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दे देंगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन तब सबसे इजी हो पाते हैं अगर आप किसी की कोई ऐसे एट्रीब्यूट को स्टडी करते हैं जो आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय एम्पेरिसिज्म और ऑब्जर्वेशन। This type of research tests hypotheses and theories in order to explain how and why a phenomena operates as it does. So as you all know, we have different types of research जो कि अलग-अलग चीजों को टेस्ट करता है. So descriptive, predictive, explanatory has their own aims and ambitions in mind. So if we talk about
हाइपोथेसिस जो कि आपका हाउस एंड वाई, किसी भी एक घटना कैसे घटी और क्यों घटी, हाउ डिड इट हैपन, अगर जब हम इन सब चीजों पे कैसे और क्यों के ऊपर संचालित करते हैं तो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का, बिकॉज यहाँ वी ट्राई टू एक्सप्लेन द इवेंट्स एसोसिएटेड विद इट, राइट। डिस्क्रिप्टिव में हम एज इट इज पोर्ट्रे कर देते, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करते, अपनी क्वेरीज को सॉल्व नहीं करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं जो इवेंट आपके सामने, जो घटना आपके सामने हुई है उसको एज इट इज प्रेजेंट करते हैं। प्रिडिक्टिव जो है वो फ्यूचरिस्टिक लाइंस पे जाता है, रिग्रेशन मॉडल का हम यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, which are the three necessary conditions for cause and effect is most problematic in non-experimental research। so जैसा कि आप जानते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम अलग अलग कंडीशन में करते हैं। एक्सपेरिमेंट दोनों ही कॉज एंड इफेक्ट को डिपीट करता है, बट एक्सपेरिमेंटल आपका प्योरली कंट्रोल मैनिपुलेशन के हिसाब से काम करता है और नॉन एक्सपेरिमेंटल में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि प्रॉब्लमैटिक है? सो दीज आर द ऑप्शंस, you have three conditions and one is non-experimental research is weak on all of the three conditions। तो कौन सा इसमें से होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 9। So condition 3, जहां relationship between variable A and B must not be due to some confounding extraneous variable। ये सबसे ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट करती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि एक्सट्रीमियस होते हैं, कंफाउंडिंग होते हैं, जिनके बारे में हम पता नहीं लगा पाते, और चूंकि वो कॉज एंड अफेक्ट की बात होती है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि नॉन एक्सपेरिमेंटल में हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे केस में हम जब सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यही होती है कि ए और बी में कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कोई और वेरिएबल का भी इफेक्ट है, but we are not able to find out because we do not have the right kinds of control because it's a non-experimental research, right? And time for your homework question. A form of the non-equivalent control group design is recommended with, so गैर समतुल्य नियंत्रण समूह अभिकल्प के एक ग्रुप की सिफारिश की जाती है जब, तो हम कब एक नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप को रिकमेंड करते हैं? जब हमारे लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल फॉर द बेसिक हिस्ट्री इफेक्ट, it is not possible to randomly assign participants to the group, it is not possible to identify two groups or all of the above। तो नॉन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या होते हैं? जो मिलते जुलते होते हैं। नॉन इक्विवेलेंट जो एक बड़ा एक छोटा, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल ग्रुप। तो कब हम इस तरह के डिजाइन को रेकमेंड करते हैं? So do go through it, and learners, our booster courses are going live with high quality topic wise fully solved questions which is going to give you a quick revision for exam oriented topics, and also आपको मिलता है इसके साथ access of free full foundation course। So I hope you found this session to be informative and interesting. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and I'll see you in the next class. Thanks for watching. Bye.